हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 प्राथमिक क्रियाएं। इनके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है ना, इन सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे। ठीक है। इससे पहले हमने आपको इसके जितने भी लघुतरीय और अति लघुतरीय क्वेश्चन थे, इन सारे क्वेश्चनों को समझाने का प्रयास किया। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले जाइए चैनल पर और देखिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है, सुनिएगा। स्थानांतरित कृषि तथा स्थानबद्ध कृषि में अंतर समझिए। देखिए सीधी सी बात है, आपसे पूछ रहा है कि स्थानांतरित कृषि क्या है। तो आप पहले भी पढ़े थे कि पहले के समय में क्या होता था कि जो आदिवासी समाज के लोग थे क्या करते, एक जगह के जितने जंगल थे जंगल को काट देते थे और जंगल जब सूख जाती थी तो उसमें आग लगाते थे। आग जब लग जाती थी, वो राख होता था ना, उसी राख पर खेती करते। 2-4 साल करने के बाद जब उसकी उत्पादन शक्ति कम हो जाती थी तो उस जगह को छोड़कर किसी दूसरे जगह चले जाते थे। तो ऐसी कृषि को कहा गया स्थानांतरित कृषि। और स्थानबद्ध कृषि वह कृषि है जब एक ही जगह पर हम लगातार खेती करते हैं, वहां पर उर्वरक खाद इत्यादि डाल करके जब उसी जगह पर हम लगातार खेती करते रहते हैं तो ऐसे कृषि को कहते हैं हम लोग स्थानबद्ध कृषि। कोई इस जगह खेत है और उसी खेत पर हम लोग लगातार कृषि कर रहे हैं तो उसी को कहते हैं हम लोग स्थानबद्ध कृषि। ठीक है। जैसे अभी के समय में होती है कि एक ही खेत है, फसल काटे, फिर उसमें जब उत्पादन शक्ति कम हो जाती है तो उर्वरक का उपयोग करते हैं या अन्य प्रकार के हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं उसको, रासायनिक उर्वरक डीएपी यूरिया या खाद गोबर खली इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे कृषि को कहते हैं हम लोग कौन सा, स्थानबद्ध कृषि। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। स्थानांतरित कृषि क्या है, तो जब हम जगह बदल लेते हैं तब खेती करते हैं तो स्थानांतरित, और जब एक ही जगह पर हम खेती बाड़ी करते हैं तो स्थानांतरित कृषि पहले होती थी और स्थानबद्ध कृषि अब होती है। पहले नहीं होती थी, अब होती है। क्लियर। चलिए आगे हैं, जीविकोपार्जी अथवा जीविका कृषि के संक्षेप में वर्णन। नहीं समझिए, समझ गए समझ गए। चलिए सुनिएगा, क्वेश्चन है जीविकोपार्जन या जीविका कृषि कैसे कहते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी कृषि ऐसी होती है कि हम लोग मूल रूप से ना खाने पीने के लिए करते हैं, तो ऐसी कृषि को कहते हैं हम लोग जीविका कृषि। जैसे एक उदाहरण लीजिए आप कि आपके पास अगर 1 बीघा जमीन हो, 5 बीघा जमीन हो, तो आप ये कोशिश करते हैं कि हम जो अपने दैनिक जीवन में जो भी वस्तु उपयोग करते हैं ना वो खरीदना ना पड़े। सब्जियां हैं जो डेली यूज की चीजें हैं, तो आप चाहते हैं कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने खेतों से ही उसका उत्पादन कर लें। तो क्या कहते हैं, 2-4 कट्ठे में आप कद्दू की खेती कर लेते हैं, परवल की खेती कर लेते हैं, सीम का खेती कर लेते हैं या बैगन का खेती, गोभी का खेती ये कर लेते हैं, ताकि आपको ना बाहर से खरीदने की जरूरत न हो। और इसके अलावे जो सरसों है उसका उत्पादन कर लेते हैं या अन्य प्रकार की जो भी चीजें आप यूज करते हैं, या आलू है तो 5 कट्ठा में आलू कर लेते हैं ताकि हमको साल भर खाना। तो इस दिमाग में आप ऐसा सोच करके तब खेती करते हैं ना, तो ऐसे कृषि को कहते हैं हम लोग जीविकोपार्जी कृषि। अगर आप उसी चीज को बेचने के लिए अगर कर रहे हैं, कोई चीज को बेचने के उद्देश्य से कर रहे हैं, तो वो कहलाता है वाणिज्य कृषि। वो क्या कहलाता है, वाणिज्य। लेकिन मूल रूप से अपने खाने पीने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए कृषि कर रहे हैं, तो वो कहलाती है जीविका कृषि या कहलाती है जीविकोपार्जी कृषि कहलाती है। जैसे अभी हमने बताया जो भी कृषि है वो क्या हमारी जीविकोपार्जी कृषि होती है। इसके अलावे लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जिनके पास ज्यादा जमीन होती है तो आजीविका कृषि भी करती है, साथ साथ में वाणिज्य कृषि भी करती है। क्लियर। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। फिर से एक नजर देख लेते हैं। जीविकोपार्जन यानी कि वैसी कृषि जिसमें हम मूल रूप से क्या करते हैं, केवल खाने पीने की चीजों का उत्पादन मूल रूप से करते हैं। इसके अलावे जब हमारा इन सब से बच जाता है ना, तब हम बेचते हैं या ज्यादा कृषि कर पाते हैं। अगर उससे कम होता है तो हम अपने खाने पीने के लिए ही करते हैं। जैसे हमारे पास 1 बीघा जमीन है मान लीजिए, तो हम चाहते हैं कि हम 5 कट्ठा में मकई की खेती कर दें और 5 कट्ठे में क्या कर दें, धान की खेती कर दें, 1-2 कट्ठे में हम सब्जी की खेती कर लें, ताकि हमारा जो है ना हर साल भर का जो हम भोजन करेंगे उसी से हमें चलता रहे, हमें बाहर से खरीदने की जरूरत ना हो। हाँ ज्यादा जमीन रहती है तब हम क्या करते हैं, दूसरे से मतलब ज्यादा करके खेती करते हैं,
उसका कुछ उत्पाद अपने यूज में रख लेते हैं, बाकी को हम लोग बेच लेते हैं, वो अलग सी बातें हो गई। लेकिन यहाँ जीविकोपार्जन कृषि का मतलब हुआ जीविका के लिए, खाने पीने के लिए कृषि। ठीक, आगे विस्तृत कृषि किसे कहते हैं, विस्तार से समझाइए। अब आपसे पूछता है कि भाई विस्तृत कृषि किसे कहते हैं। अब देखिए, जब कृषि हम लोग खेती बाड़ी जब करते हैं ना, तो खेती बाड़ी मूल रूप से किसके करते हैं, खाने पीने के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कृषि जो हम लोग करते हैं वो ज्यादा करके हम लोग वाणिज्य कृषि करते हैं, बेचने के लिए करते हैं। ऐसे कृषि को कहते हैं हम लोग विस्तृत कृषि। बहुत ज्यादा क्षेत्रों में किया जाता है, बहुत लंबे जगहों पर किया जाता है, और इसके बड़े पैमाने पर उत्पाद को जो है ना हम लोग क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग विस्तृत कृषि। जैसे मान लीजिए कि अभी किसान के पास अगर जितनी भी जमीन होती है, उनके अधिकांश भागों में वह नकदी फसल तंबाकू की खेती कर देता है। अब अपने यहाँ तंबाकू की खेती होती है, तंबाकू कर देता है, या कहीं गन्ना होता है तो वह ज्यादा करके गन्ना की खेती कर देता है, कहीं और कपास की खेती होती है, कपास की खेती, चाय की तो चाय। और वो क्या करता है कि अपने उत्पाद में उसको कम यूज करता है, वह उत्पाद को क्या करता है, बेचता है बड़े पैमाने पर, इसीलिए उसको कहते हैं हम लोग विस्तृत कृषि। जब ज्यादा करके हम लोग किसके लिए करते हैं, बेचने के उद्देश्य से खेती करते हैं ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विस्तृत कृषि। आशा करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 सुनिएगा क्या कहता है। नंबर 4 में है, चाय तथा कहवा की खेती तथा उसके वितरण प्रतिरूप प्रभावित करने वाले भौगोलिक दशाओं का विश्लेषण कीजिए। देखिए, अब चाय और कहवा ये दोनों हमारी नकदी फसल है। अब आपसे कह रहा है कि चाय की खेती के लिए और कहवा की खेती के लिए जो भौगोलिक दशाएं हैं ना, उनका वर्णन कीजिए। अब देखिए, आपसे किताब में कई तरह के, चाहे वो धान का पूछ सकता है, गेहूं का पूछ सकता है, किसी का पूछ सकता है, यहाँ पर चाय का पूछ रहा है। तो चाय के लिए जो भौगोलिक दशा है, याद रखिएगा, दोनों हमारी पेय पदार्थ है। चाय और कहवा दोनों हमारी क्या है, पेय पदार्थ है, लेकिन इसके उत्पादन के लिए अलग अलग भौगोलिक दशा चाहिए। जैसे देखिए, चाय के लिए, चाय जो है ना, उसके लिए पहली भूमि कैसी चाहिए, ढालुआ। भूमि कैसी, ढालुआ। और मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तब बलुई। बलुई यानी पथरीली, समझिए, ऐसी मिट्टी चाहिए। तापमान कितना चाहिए उसको, तो 25 से 30 डिग्री। वर्षा चाहिए 250 से 300 से। पानी भी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको पानी नहीं चाहिए, पानी भी चाहिए, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी बह जाए, इसलिए ढालुआ भूमि। आप मूल रूप से याद रखिएगा, कोई भी अगर कृषि के बारे में पूछे, भौगोलिक दशा, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि उसको कितना तापमान चाहिए, उस फसल के उत्पादन के लिए कितना तापमान। जैसे चाय के लिए कितना तापमान चाहिए हमको, तो 25 से 30 डिग्री। दूसरा याद रखिएगा उसको पानी, वर्षा, तो वर्षा कितना चाहिए, तो 250 से 300 से भी। अगर ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 250 से 300 उसको चाहिए ही चाहिए। चलिए, इसके अलावे मिट्टी उसकी चाहिए, तो मिट्टी कैसी, तो उसको चाहिए दोमट, उसको समझिए, यानी कि वो मिट्टी पानी को क्या करे, ढालुआ भूमि, ताकि वह बहा करके निकाल दे। तो ऐसी जब भौगोलिक दशाएं मिलेगी तो चाय की पत्तियां अधिक फैलती है, ज्यादा उत्पादन होती है। फिर उस पत्ती को तोड़ करके, और उसके लिए सस्ते मजदूर चाहिए, क्योंकि बागान से चाय की पत्ती को तोड़ के लाना होता है, फिर उसे कूटना, छटाई करना, बहुत सारे काम होते हैं मजदूर को। तो ये खेती होती है, और इसके लिए हमारे भारत में सबसे नंबर 1 जगह है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र। चलते हैं अब कहवा कोको की तरफ। जो कहवा कोको है ना, उसके लिए कितना तापमान चाहिए, तो याद रखिएगा, उसके लिए कम से कम जो तापमान है वो भी चाहिए 20 से 25 डिग्री, क्योंकि दक्षिण भारत की फसल है, तो वहां पर बहुत कम तापमान रहती है, ज्यादा तापमान नहीं रहती है। तो कितना चाहिए, 20 से 25। चलिए, इसके अलावे वर्षा कितना चाहिए, तो 200 सेमी। मिट्टी कैसी चाहिए, तो दोमट मिट्टी चाहिए। दोनों एक ही है, लेकिन चाय में क्या है कि ढालुआ भूमि होनी चाहिए, इसमें ढालुआ भूमि की जरूरत नहीं है। और उसमें क्या होता है, पत्ती से बनती है, इसमें जो है ना दाने दाने आते हैं लाल लाल, और उसी दाने को तोड़ करके और उसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है कॉफी, जिसको हम लोग कहते हैं, वही कहवा है। कॉफी जो सुनते हैं ना, उसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, कहवा बोलते हैं। क्लियर। तो आपने अभी तक क्या समझा कि हमारे चाय के उत्पादन और कहवा के उत्पादन के लिए जो भौगोलिक दशाएं, उनको लिखना है। आगे देखिए, क्वेश्चन आगे कह रहा है आपसे, चलवासी पशुपालन व्यापारिक पशुपालन में अंतर बताइए।
चलवासी पशुपालन और व्यापारी पशुपालन में क्या अंतर है ये पूछता है आपसे। चलिए, तो आप लोग ध्यान रखेंगे चलवासी पशुपालन, तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, अभी पिछले दिन हमने चैप्टर पढ़ाया था, समझाया था उनमें कि चलवासी क्या पशुपालन। तो क्या होता था कि कोई भी किसान अपने पशु को ले लेते थे और पशु को चराने के लिए क्या करते थे, वो एक क्षेत्र को छोड़ देते थे। उस जगह में जब जितने भी चारा होते थे, पशु जब उसको चर लेता था, चारा वहां कमने लगता था, या किसी कारण से जलवायु परिवर्तन के कारण हो या चारे की कमी के कारण वो उस जगह को छोड़ करके दूसरे जगह चले जाते थे। अब उन जगहों पर वो क्या करते थे, फिर से चराते थे पशु, 2-4-10 दिनों तक वहां रहते थे, फिर उस जगह पर चारा कमने लगता था तो फिर उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते थे। तो ऐसे पशुचारण को ना चलवासी पशुचारण कहा जाता था। ये हमारे भारत में पाई जाती है, खास करके जो जम्मू कश्मीर के इलाका है, हिमाचल प्रदेश है, तो इन पहाड़ी वाली क्षेत्रों में वो लोग पाए जाते हैं। जहाँ भी पहाड़ी है, जम्मू कश्मीर छोड़ दीजिए, बगल में झारखंड छोटा नागपुर है, आप वहां भी जाइएगा तो वहां भी देखिएगा कि बहुत सारे लोग अपने पशु को लेकर के आप पहाड़ों पर चले जाते हैं चराने के लिए, ठीक है, और वहीं पर कभी कभी रह भी जाते हैं। तो ये क्या हमारा चलवासी पशुचारण, क्लियर। ये चलवासी यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब व्यापारिक पशुपालन क्या है, तो व्यापारिक पशुपालन में कोई भी किसान जो है अपने पशुओं को एक अस्थाई जगह पालन करते हैं, एक अस्थाई जगह पालन करते हैं। कई मवेशियां उनके साथ होती है, सबके भोजन पर, सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हैं और उसके दूध को उत्पादन को वह क्या करते हैं, मार्केट बाजारों में ऊंचे दरों पर बेचते हैं। तो ऐसे पशुपालन को कहते हैं हम लोग व्यापारिक पशुपालन, जिसको आज के देहात में हम लोग क्या बोलते हैं, खटाल कहते हैं। खटाल, जैसे आप कोई आपके गांव के आदमी रहता होगा मुंबई, पूछते होंगे कहाँ रहते हैं, तो खटाल में रहते हैं। मतलब क्या कोई खोला खुला है क्या, नहीं, वो मवेशी के यहाँ, मवेशी जहाँ पालन होता है ना, उनके यहाँ रहता है, उनके भोजन, उनके आवास सबका देख रेख करना उसका काम है, फिर दूध निकालना उसका काम है। तो बड़े बड़े खटालों में क्या होती है, मशीन से दूध निकाली जाती है, भोजन अच्छे ढंग से, उसको प्रॉपर ढंग से, पानी के लिए सब में नल लगी होती है, एक बार टिपिए सब, नहीं ऐसे मतलब इतना बिजी वाला काम नहीं होता है, एक एक करके डोल डोल से भरना नहीं होता है, ठीक है। स्नान कराना है, झरना लगी हुई है, एक बार चालू कर दीजिए तो सारे पशुओं का झरना चालू हो जाएगी। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि व्यापारिक पशुपालन में क्या होता है कि मतलब सब कुछ अच्छे ढंग से। अब देखिए, पशु को स्नान कराना है, ऊपर में झरना लगी हुई है, मवेशी को वहां पर ले गया, स्विच दिया, ऊपर से पानी अपने आप झरते रह गया उसके बॉडी पर, हो गया, स्नान हो रहा है, क्लियर। ये सब व्यवस्था होती है, इसको कहते हैं हम लोग कौन से, व्यापारिक पशुपालन। आज चलवासी में पशु को ले गए, चरा रहे हैं, स्नान कराना है, किसी गड्ढे में किसी तालाब में रख दिए, पशु सब उसमें गया, अपना बैठा, स्नान कर लिया, अपने बाहर निकल गया, हो गया, ये सब है, ठीक है। तो दोनों में समझ गए होंगे अंतर, चलवासी पशुचारण और व्यापारिक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है, विश्व में गेहूं तथा चावल की खेती तथा उसके वितरण प्रतिरूप के लिए आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। अब देखिए, फिर से अब आपसे पूछ रहा है, उस समय तो पूछा चाय और कॉफी के लिए, अब पूछ रहा है आपसे चावल और गेहूं के उत्पादन के लिए जो भौगोलिक दशाएं हैं। तो याद रखिएगा कि अपने यहाँ का गेहूं भी है और चावल भी है। गेहूं कब बोते हैं, गौर करके देखो, तो गेहूं मूल रूप से हम लोग बोते हैं, गेहूं बोने का जो हम लोगों का समय है वो है अक्टूबर में। अक्टूबर और नवंबर में गेहूं की बुआई क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, ठीक। तो उस समय का तापमान कितना रहता है, तो 20 डिग्री। बोने के लिए कितना तापमान, 20 डिग्री, लेकिन उसको बढ़ने के लिए 5 से 10 डिग्री तापमान चाहिए। गेहूं के उत्पादन को बढ़ने के लिए कितना, 5 से 10 डिग्री, और पकने के लिए कितना चाहिए, तो फिर 20 से 25 डिग्री तापमान चाहिए। गेहूं के उत्पादन के लिए 3 रंग का तापमान चाहिए, क्लियर। कितना कितना, बोते समय 20 डिग्री, बढ़ने के लिए 5 से 10 डिग्री, और पकते समय 25 से 30 डिग्री, तब जाकर के आपका गेहूं उत्पादन अच्छी हो। चलिए, तो हो गया तापमान। अब चलिए, हमने बताया था वर्षा, तो गेहूं में ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। गेहूं जब पौधा छोटा छोटा होता है तभी 1-2 सिंचाई की जरूरत होती है, ठीक है ना, यानी 50 से 75 सेमी वर्षा उसको चाहिए। कितना चाहिए, 50 से 75 सेमी। चलिए, पानी हो गया। तो तीसरा चाहिए मिट्टी, तो उसके लिए दोमट मिट्टी चाहिए। कैसी, दोमट, तब जाकर के गेहूं का उत्पादन अच्छी हो गया, क्लियर। कोई भी फसल के लिए 3 चीज याद रखिएगा, तापमान, वर्षा, तापमान, वर्षा
और मिट्टी। अब चलते हैं धान के उत्पादन के लिए। देखिए अब धान होती है बरसात के दिनों में, जैसे अभी बरसात का समय है, तो बरसात के समय में अभी धान के बिचड़ा बहुत जगह तैयार था, सब उखाड़ करके खेतों में फसल लगा भी दिया लोग, अब तैयार हो रहा है। तो उसको तापमान कितना चाहिए, तो याद रखिएगा 30 से 35। धान के फसल के उत्पादन के लिए कितना, 30 से 35 डिग्री तापमान चाहिए, मानी गर्मी। वर्षा कितना चाहिए, तो 250 से 300 से भी वर्षा उसको चाहिए, हमेशा पानी लगा रहना चाहिए धान में, तब उत्पादन अच्छी होती है। और मिट्टी कैसी चाहिए, तो चिकनी, क्योंकि तब पानी को रुकेगा। दोमट में रखेगा, बलुई में रखेगा, पानी दीजिएगा सूख जाएगा नहीं, इसीलिए कैसी मिट्टी चाहिए, चिकनी मिट्टी, जिसको कहते हैं हम लोग धनहर। धनहर क्या होता है, निचली जगह होती है जहां पर पानी अधिक समय तक टिकता है, वो चिकनी मिट्टी होती है। क्लियर। तो आपने क्या समझा अभी तक, गेहूं के उत्पादन के लिए भौगोलिक दशा में 3, तापमान कितना, तब बोते समय 20, पकने बढ़ने के लिए 5 से 10, पकते समय 25 से 30। वर्षा कितना चाहिए, 50 से 75। मिट्टी कैसे चाहिए, दोनों। ये तो हो गया धान गेहूं के लिए। अब धान के लिए भौगोलिक दशा, तो धान के लिए भौगोलिक दशाओं में याद रखिएगा, सबसे पहले चाहिए उसको कौन चाहिए, तापमान कितना, तब 30 से 35 डिग्री। तब चाहिए वर्षा, उसको वर्षा ज्यादा चाहिए, तो 250 से 300। और मिट्टी चिकनी चाहिए। क्लियर। तो यही दिखना होता है, कोई भी फसल पूछे बस उसके बारे में सोचिए कि वहां पर किस तरह का तापमान, किस तरह की मिट्टी और किस तरह का वर्षा चाहिए। हाँ, सस्ते मजदूर तो सब में लिख ही सकते हैं, इतना तो हो ही सकता है। चलते हैं आगे की तरफ, याद रखिएगा शायद लास्ट क्वेश्चन है। हाँ लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सब लोग। यह है संसार में प्रमुख कृषि प्रदेशों का वर्णन। देखिए संसार में बहुत सारे कृषि प्रदेश हैं, इन कृषि प्रदेशों के बारे में आपको कहता है लिखने के लिए। तो देखिए जितने भी हमारे पूरे संसार में ऐसी खेती होती है, चाहे किसी भी फसल की हो, जहां जिसका जलवायु है, जैसा मौसम है, उसके हिसाब से हम लोग खेती करते हैं। तो इन खेतियों को ना हम लोग 5 भागों में बांट दिए हैं। कृषि को कितने भागों में बांट दिया हमने, 5 भागों में। कौन कौन, तो याद रखिएगा कृषि भाग है नंबर 1 भू, ये संसार के कृषि प्रदेशों को 5 भागों में बांटा गया। किसके आधार पर, तो फसल तथा पशु सहचर्य, यानी जहां फसल भी होती है साथ साथ में पशु का भी पालन होता है। दूसरा है भू उपयोग की गहनता, यानी जहां गहन खेती की जाती है। तीसरा है कृषि उत्पाद का संसाधन तथा विषमता। अगला है मशीनीकरण का अंश, कृषि समृद्धों के गिरोहों तथा अन्य संरचना के प्रकार। इस आधार से यानी 1, 2, 3, 4, 5 इन आधारों से हमने क्या किया है, कृषि को हमने भागों में बांट दिया है जहां खेती बाड़ी की जाती है। क्लियर। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि हमने कृषि को उसके आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर 5 भागों में हमने बांटा, जिनमें हमारा है फसल तथा पशु सहचर्य, अगला है भू उपयोग की गहनता, कृषि उत्पाद का संसाधन तथा विषमता, मशीनीकरण का अंश और कृषि समृद्धों गिरोहों तथा अन्य संरचना प्रकार के संयोजन। क्लियर। तो आशा करते हैं इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई हो। हाँ, वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, साथ ही साथ लाइक कमेंट करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।